मैंने सिर्फ इतनी सी कोट की बात, मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी कि आप खुद स्वीकार करते हैं कि हिंदू दलित नहीं हैं। अगर आप हिंदुओं को, सारे दलितों को एक जैसा मानते तो जब रविदास मंदिर तोड़ा गया कितने गैर दलितों ने आकर उसका समर्थन किया, तब आपका हिंदूवाद कहाँ जाता है? सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित सभी विद्वत्गण, दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और सबको मेरा जय भीम। अपनी बात शुरू करने से पहले एक दो तीन चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि अभी पिछले दिनों मुझे ब्रिटिश कोलंबिया जाने का अवसर मिला और इन 4-5 सालों में जब से नई सरकार सत्ता में आई है, कनाडा, जापान, लंदन और यूएसए, मैं 4-5 जगह गई। वहाँ पर लोगों की जो सोच है वर्तमान सरकार को लेकर वो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने जरा सी आलोचना करना भी उचित समझा हो। प्राइवेटाइजेशन उनके फिट बैठता है और एफडीआई तो पहले ही हमारी सरकार ने, उससे पहले की सरकार शुरू कर चुकी थी। तमाम जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई सब ने ये कहा बहुत अच्छा कर रहा है। ये मैं आपको बताना इसलिए चाहती हूँ कि आज जिस तरीके का मीडिया, स्ट्रीम मीडिया, जो मुद्दों को छोड़कर जो पूरे वैश्विक स्तर पे जो चर्चा में है वो पॉजिटिवनेस दिखाई देती है। और मुझे कहने में ये गुरेज नहीं कि जो बाहर जो लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो लोग हैं जो मेन स्ट्रीम के मीडिया को ज़्यादा देखते हैं और उससे एक ऐसी इमेज वर्तमान सरकार की बन चुकी है जिससे उनको ये लगता है कि भारत में सब कुछ ठीक है, सबका विकास है, सबका साथ है। एक छोटा सा उदाहरण अभी मैं 2 दिन पहले का बताती हूँ। आपको याद होगा, अभी शर्मा जी जब बोल रहे थे उन्होंने भी जिक्र किया दलित मुद्दों का। मैं भी एकदम करंट का ही 2-3 मिनट में बात करने की कोशिश करूँगी। तमिलनाडु में स्कूल में बच्चों को बैंड पहनाए गए ताकि उनका आइडेंटिफिकेशन अच्छे से किया जा सके। नंबर 2, कर्नाटका में बीजेपी के ही एमएलए को मंदिर में घुसने नहीं दिया। नंबर 3 जिसकी मैं चर्चा करना चाहती हूँ वो ये कि अभी इंडिया हेड पे ट्यूसडे को मुझे पैनल में बोलने का अवसर मिला। वहाँ पर जो मेरे साथी थे बीजेपी के, वो ये कोशिश में थे कि वो ये बता पाएँ पूरी पब्लिक को कि देश में सबका साथ है और सबका विकास है। मैंने उनसे एकदम तुरंत बाद ये जवाब दिया कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन दलितों का विनाश। यही वजह है कि आप नेगेटिव चीज़ को भी, जो एक माइंडसेट जो डेवलप होता जा रहा है, जिसका उदाहरण है हमारे सामने। हम जानते हैं राष्ट्रपति जी को भी मंदिर में घुसने नहीं दिया था। हम जानते हैं कि अभी बीजेपी के खुद के एमएलए के साथ ये व्यवहार है। हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष जो सीधा कहते हैं कि ब्राह्मण ही सारी चीज़ों का जनक है, तो सारी की सारी जमात को, सारे के सारे भारत की जनता को वो डिग्रेड करते हैं। जब आप जाति का ग्लोरिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं, बात वहीं से शुरू होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन लोगों ने मेरे को देख के संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनको ये पता नहीं था कि मुझे संस्कृत भी आती है। और मैं ये बता दूं कि मैं संस्कृत डॉक्टरेट जेएनयू से हूँ, जहाँ का अभी आपने जिक्र किया, मेरे ही विश्वविद्यालय के हैं नजीब जी, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं। ऐसे कितने नजीब हैं जिनको गायब कर दिया? क्या रोहित वेमुला के जाने के बाद जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर था, ऐसा कोई एक्ट बना पाए हम लोग जिसका एक लार्ज स्केल पे प्रभाव पड़ता? हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को डैमेज किया जा रहा है, एक तरफ से लिया जा रहा है तो दूसरी तरफ दे दिया जा रहा है। अभी करंट में एलआईसी को जितना पैसा था उसका लेके और कॉरपोरेट को दे दिया गया। आम आदमी जो अपने बच्चों के रोजी रोटी से खर्चा निकाल के एलआईसी तक लेके जाता है, उनका क्या हाल होगा? इसका मतलब मैं कहना बस इतना ही चाहती थी कि एक इमेज ऐसी डेवलप की गई है जो पूरे माइंडसेट को आधार में लेकर चलती है। लेकिन उनसे जब भी आप चर्चा करेंगे, वो चर्चा इतनी भयानक तरीके की होगी कि आप आवाज़ भी अगर उठाएंगे तो राष्ट्र विरोधी उस जमात में शामिल होंगे राष्ट्र विरोधी। मेरा बिल्कुल उनसे कोई किसी तरह का भाईचारा
भाईचारा नहीं है, हम भी उतने ही विरोध करते हैं जितने दूसरे लोग करते हैं, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं कि आप अपनी जवानी बंद कर दें। मैंने जैसे ही स्मृति ईरानी का उदाहरण लिया कि स्मृति ईरानी का अभी 2 दिन पहले बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हिंदुओं और दलितों की हालत कश्मीर में बहुत खराब थी, इसलिए उन्होंने ये 370 का मुद्दा लेके आए। मैंने सिर्फ इतनी सी कोर्ट की बात, मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी कि आप खुद स्वीकार करते हैं कि हिंदू दलित नहीं हैं। अगर आप हिंदुओं को, सारे दलितों को एक जैसा मानते तो जब रविदास मंदिर तोड़ा गया कितने गैर दलितों ने आकर उसका समर्थन किया, तब आपका हिंदूवाद कहाँ जाता है? और अभी रिसेंट चिल्ला कर चैनल पे ये बोला जाता है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का है। मज़ेदार बात ये है, अभी हमारे जो अवार्डी थे वकील साहब, मैं उनकी बात को ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि मज़ेदार बात ये है कि जितने भी अमेंडमेंट आ रहा है, जितना भी एक्ट आ रहा है, जितनी भी भयानक तरीके की पॉलिसी है, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से है। चाहे वह रिजर्वेशन का मामला हो, यूनिवर्सिटीज़ में रोस्टर के माध्यम से, कान यहाँ से पकड़ने के बजाय नीचे से पकड़ा, क्योंकि सब जानते हैं रिजर्वेशन का अगर हम विरोध करेंगे, सरकार मतलब आम आदमी को बहुत अच्छी तरह समझ आती है कि रिजर्वेशन को खत्म करने की बात चल रही है, लेकिन रिजर्वेशन शब्द न यूज करके आप रोस्टर का मुद्दा उछालिए। जो पढ़े लिखे आदमी को भी सोचने में, थोड़ा ठहर के सोचने में पता लगता है कि रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। दूसरी चीज़ SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया। तीसरी चीज़ अभी रविदास टेम्पल का डिमोलिशन, अभी कोर्ट ने साफ साफ ये माना कि जब उनके कोर्ट में जब हम लोग पहुँचे, हमारे सीनियर दारापुरी जी हैं, आपको पता होगा सर, आप मेरी बात से सहमत भी हो सकते हैं, कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में ये कहा, हमने ये तो कहा ही नहीं कि मंदिर को ख़त्म कर दिया जाए, हमने तो ये कहा था कि जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ हैं उनको हटाया जाए, वहाँ मंदिर का मुद्दा ही नहीं आता। दूसरी चीज़ 1991 का एक्ट है कि जितनी भी रिलीजियस प्लेसेज हैं आप उनको डिमोलिश कर ही नहीं सकते। तो सरकार सोची समझी साजिश के तहत जो एक आवाज़ बनने नहीं देना चाहती, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, चाहे महिलाओं की आवाज़ हो, चाहे दलितों की आवाज़ हो, चाहे अल्पसंख्यक की आवाज़ हो, चाहे हमारे जितना भी हमारा भाईचारा है समाज में, जितने भी हमारे समुदाय हैं, समूह हैं, उनको बांट के रखा जाए, उनकी आवाज़ को एक ना होने दिया जाए। और वो इनको अंदेशा है सोशल मीडिया। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया आज इतना स्ट्रॉन्ग है कि विदेशों में अगर मेन स्ट्रीम के चैनल आप रिपोर्ट करते हैं कि देश में बहुत विकास हो रहा है, देखिए कितने लोग पहले भूखे नंगे चलते थे, आजकल साइकिल पे चलते हैं, पहले पंखे नहीं होते थे, देखो BPL में अब पंखे वाले भी शामिल हैं। तो ये जो एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है सोच समझ के, उसको सोशल मीडिया ही तोड़ेगा। और ये अंदेशा है जो सर ने बता ही दिया, अभी एक्सप्रेस न्यूज़ वाले थे जो उन्होंने बताया, स्वराज एक्सप्रेस वाले, कि अब इसके ऊपर भी बहुत बड़ी गाज आने वाली है, हम लोगों का भी नंबर आने वाला है। हम लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ा रहे हैं, अपने आप को ये समझते थे कि हम 30 मार्क का हैं, हम कुछ भी बोल कुछ भी सुन सकते हैं। खैर, मैं सर की बात को कोट करते हुए कहूँगी कि डरपोक वो लोग हैं जो हमारी छानबीन करते हैं, लेकिन वो डरपोक इसलिए भी हैं, आप जाति के सवाल पर बात करते हैं, लेकिन मोहन भागवत जी अपनी जाति नहीं बताते कि वो आए कहाँ थे, उनके पूर्वज हैं कहाँ के। आखिर आप बात ही करनी है तो करिए ना, फिर हम भी तैयार हैं। आप आरक्षण की समीक्षा करना चाहते हैं, हम भी तैयार हैं, टेबल पे तो आइए। या आप सिर्फ धमकाने की नीति पर विश्वास करते हैं? मैं सिर्फ लास्ट लाइन में एक कविता के माध्यम से अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। माफ़ करूँगी, मैं 2 मिनट से ज़्यादा ले लिया। असल में पेशे से टीचर हूँ तो 2 मिनट में बात मैं कर भी नहीं सकती थी। हम चीखेंगे, हम चीखेंगे जब जब शिक्षण संस्थाओं का दरवाज़ा बंद होगा। हम चीखेंगे जब तक शिक्षण संस्थाओं का दरवाज़ा बंद होगा। हम चीखेंगे जब जब न्याय का हनन होगा। हम चीखेंगे जब जब न्याय का हनन होगा। हम चीखेंगे जब जब हमारे अधिकारों को छीना जाएगा। हम चीखेंगे जब जब हमें अपनी जड़ों से बेदखल किया जाएगा। हम चीखेंगे जब जब हमें अपनी जड़ों से बेदखल किया जाएगा। हम चीखेंगे जब जब मंडल का कमंडल विरोधी होगा। हम चीखेंगे जब जब मंडल का कमंडल विरोधी होगा। हम चीखेंगे जब जब कोई गटर में दफन होगा। हम चीखेंगे जब जब कोई गटर में दफन होगा। जब जब हमारी बेटियों के साथ छल होगा, हम चीखेंगे। हम चीखेंगे जब जब हमारी बेटियों के साथ छल होगा। हम चीखेंगे जब जब गुनाहगारों को बख्शा जाएगा। हम चीखेंगे जब जब गुनाहगारों को बख्शा जाएगा। हम चीखेंगे जब जब न्याय नहीं फैसला होगा।
हम चीखेंगे जब जब न्याय नहीं फैसला होगा, हम चीखेंगे जब जब आरक्षण के साथ खिलवाड़ होगा, हम चीखेंगे जब जब आरक्षण के साथ खिलवाड़ होगा, हम चीखेंगे जब जब संविधान का उल्लंघन होगा, हम चीखेंगे जब जब संविधान का उल्लंघन होगा, हम चीखेंगे जब तक हमारी आवाज़ में दम होगा, हम चीखेंगे जब जब हमारी आवाज़ में दम होगा। शुक्रिया।